जी, आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम ओ लेवल का चैप्टर नंबर 5 द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, इस चैप्टर को ब्रीफली हम आपके साथ एक तो शेयर कर लेते हैं, दूसरा इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में आए हैं तो उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो एक अच्छा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मिल जाएगी। अगर आपका पेपर 1 में ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रेलेवेंट, तो आपने किस तरह इसके आंसर को एड्रेस करना है, तो ये देखते हैं जी। सबसे पहले इसमें मैं आपको ये डिस्कस कर रहा था कि आपके पास इसमें 3 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है? जिस तरह ये फर्स्ट पार्ट है इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा इसमें पार्ट है डिजिटल करेंसी। आजकल के दौर में आपको पता है कि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, बैंकिंग सिस्टम है, उसको डिसेंट्रलाइज़ कर दिया गया। पहले सेंट्रलाइज़्ड अप्रोच है, ये डिसेंट्रलाइज़्ड अप्रोच है जिसमें डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। फिर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, और इसमें आपके वो कौन से सेफ मेथड्स हो सकते हैं कि आप उन थ्रेट से बच सको। कौन-कौन से थ्रेट्स हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं। ये 3 इसके अंदर मेजर कंपोनेंट हैं। तो ये इंशाल्लाह जैसे हम अब आपको साउंड इज़ ओके, स्क्रीन इज़ ओके। तो 3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है जी? तो 3 सेगमेंट्स को हम वन बाय वन हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए इसके जितने टॉपिक्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इससे आपको डबल फ़ायदा ये होगा कि एक तो चैप्टर नंबर 5 की रिवीजन हो जाएगी, दूसरा ये है कि क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, उसके आंसर कैसे करने हैं, तो वो आपको आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर लिया हुआ है। तो ये 3 इसके मेजर पार्ट्स हैं। तो इनको वन बाय वन हम क्वेश्चंस में देखते हैं और उनको आंसर के अंदर उसको देखते हैं कि किस तरह अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने। सही है? ठीक है जी, गुड। तो ये अब इसमें चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले जी, जिस तरह आपको कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो होते हैं इंटरनेट पे जब आप कनेक्ट होते हो, या आप किसी साइट के ऊपर आप विज़िट करते हो, या आप होटल के रूम में, या आप अपने ऑफ़िस के डोर के अंदर आप एंटर होना चाह रहे हो, तो ये कुछ इसमें, और इसी तरह जब आप इंटरनेट के ऊपर आप बैंकिंग करते हो, इंटरनेट के ऊपर एटीएम मशीन के ऊपर जाते हो, तो पिन कोड उसमें होता है। पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो एक इसने यहाँ पे सिनेरियो आपको बताया है कि एडली चूज टू सेट ए बायोमेट्रिक पासवर्ड फॉर हर मोबाइल डिवाइस, और जैसा आपको पता है अनलॉक करने के लिए आप पिन कोड सेट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बायोमेट्रिक का मतलब है कि फिजिकल जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जिसमें आपका खास तौर पे जो थंब इंप्रेशंस होते हैं, पाम के हिस्से होते हैं, तो उसको किस तरह आपने वैलिडेट करना है। हाँ, नहीं, डिजिटल करेंसी इस वक़्त पता क्या है कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है आपके कोर्स में, तो एज़ सच क्वेश्चन इसका तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि इस टॉपिक को एक दफ़ा देख लेंगे ताकि अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आए तो कुछ आज कर लेंगे, ठीक है? और अगर आप कहते हो तो, क्योंकि मंडे ऑफ है हमारा, तो फर्स्ट मई की वजह से, तो हम अगर बीच में एक सेशन और करना चाहें तो कर लेंगे, तो मंडे को क्लास नहीं होगी हमारी, तो रिज़्यूम होगा इंशाल्लाह फिर संडे को, ठीक है? तो हमने इन फ्यू डेज़ में कोशिश हमारी ये चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, और फिर थोड़ी-सी रिवीजन रिमेनिंग चैप्टर्स की, जिसमें इसी तरह हम क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आप लोग फ्राइडे को इंशाल्लाह पेपर है आपका, पेपर 1 से फ्री हो जाओ, तो फिर हम सूडो कोड के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं विद डेटाबेस एंड लॉजिक सर्किट्स, ठीक है? तो अगर आप कहोगे तो एक दिन बीच में, कोई सा एक दिन, मैं आपको सूडो कोड का भी उसमें प्रैक्टिस आपको करवा दूँगा, अगर आप चाहो तो। अदरवाइज़ हम जब तक पेपर 1 नहीं हो जाता, हम पेपर 2 की तरफ स्विच नहीं करेंगे। सेफ साइड तो यही कहती है, ठीक है? बाकी इस तरह आप अपनी फीडबैक दीजिएगा, अगर उसमें से कोई एक डे रिज़र्व करना चाह रहे हो सूडोज़ के लिए, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, नहीं, चैप्टर हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर उसके देखे जा सकते हैं। जिस तरह ये कर रहे हैं ना चैप्टर नंबर 5 के, सेम इसी तरह। एक आपको रिवीजन मिल जाएगी, क्वेश्चंस आंसर्स को थोड़ा-सा हम कनेक्ट हो जाएँगे, और आप भी अपना जो है उसको रिवीजन के अंदर उसको अच्छा अटेम्प्ट करने के उसमें हो जाओगे। ठीक है जी? व्हाट इज़ मेंट बाय बायोमेट्रिक पासवर्ड? तो ये आपका असल में होता क्या है, बायोलॉजिकल डाटा होता है। ठीक है? ये बायोलॉजिकल डाटा होता है जिसमें आपके फिज़िकल, आपकी जो ह्यूमन की जो आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उस हवाले से आपकी उसमें वैलिडेशन होती है, और वैलिडेट करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद ऑथेंटिकेट, असल में इसमें मेन जो वर्ड मैं यूज़ करूँगा ऑथेंटिकेट होता है। ठीक है? ऑथेंटिकेट आप पासवर्ड के थ्रू हो जाओ, ऑथेंटिकेट आप वॉइस के थ्रू हो जाओ, ऑथेंटिकेट आप इसमें पिन कोड के थ्रू हो जाओ, ऑथेंटिकेट आप बायोमेट्रिक पासवर्ड। बायोमेट्रिक आपका डायरेक्ट कनेक्टेड होता है यूजिंग योर बायोलॉजिकल डाटा, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स दैट बिलोंग टू ए ह्यूमन, इसका आंसर आपने इस तरह करना है। सही है?
और गिव 2 रीजन व्हाई बायोमेट्रिक पासवर्ड इज मोर सिक्योर देन ए पिन। तो ये वेरी वेरी सिंपल है। ये आपका जो है इसकी प्रेजेंस एज ए ह्यूमन, आपको पता है आपके लैक्स ऑफ पीपल में किसी एक ही आपस में उसमें सिमिलैरिटीज हो सकती है। तो बायोमेट्रिक पासवर्ड कैन नॉट बी गेस्ड, गेस करना मुश्किल है। पिन कोड भी गेस हो सकता है, ट्रेडिशनल पासवर्ड भी गेस हो सकता है। तो ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेक ए बायोमेट्रिक पासवर्ड। और लाजिम बताइए आपके जो इंप्रेशंस होते हैं थंब के, पाम के, ये मिलना एक ह्यूमन के दूसरे के साथ इम्पॉसिबल होता है। बायोमेट्रिक पासवर्ड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय की लॉगर। और आपको पता है जो हैकर्स होते हैं वो आपके ऐसे एंटी जो आपके जो स्पाईवेयर्स होते हैं, तो वो आपके अगर कंप्यूटर के अंदर वो किसी भी इंटरनेट की सोर्स के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू अगर आपको वो कनेक्ट हो जाए और वहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, तो आपके जो आप प्रेस करते हो कीज वो रिकॉर्डिंग होती है और उसको सेंड किया जाता है जिसने ये अटैक जनरेट किया होता है। जो आपका ट्रेडिशनल पासवर्ड होता है वो हैक होने के चांसेस होते हैं। तो बायोमेट्रिक को ऐसा चूंकि उसको की स्ट्रोक्स के थ्रू तो वो करता नहीं रिकॉर्ड, ठीक है, और वो फिर इम्पॉसिबल होता है कि आप इसको रिकॉर्ड कर सको। तो बायोमेट्रिक इज क्वाइट सेफर एज कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल मेथड्स। और जो प्रेडेटर होता है कैन नॉट शोल्डर सर्व टू सी ए पासवर्ड, उसको देख भी नहीं पाता, ठीक है। जिस तरह पिन कोड देखा जा सकता है, पासवर्ड जो आप ट्रेडिशनल करते हो वो देखा जा सकता है। तो काफ़ी सेफ आपका यहाँ पे होगा। इसी तरह इसने एक और आपको यहाँ पे सी पार्ट के अंदर आपको कहा गया है कि एटली हैज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल इंस्टॉल्ड ऑन हर मोबाइल डिवाइस। तो फायरवॉल क्या होता है? ये आपके जो ट्रैफिक होती है जो आपके राउटर के थ्रू आप तक पहुंच रही होती है, ये आपकी राउटर के थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होती है। तो फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। इसका मकसद क्या होता है? ट्रैफिक को मॉनिटर करना, ट्रैफिक के जो पैकेट्स होते हैं, डाटा पैकेट्स जो होते हैं, उनको जो है वो सेंस करना, उसमें कोई उसकी जो डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और इस चीज़ को एवेल्युएट करना कि ये आपका कोई अटैक तो नहीं जनरेट हुआ है। तो फायरवॉल गैदर्स डाटा अबाउट द ट्रैफिक कमिंग इनटू एंड गोइंग आउट ऑफ हर मोबाइल डिवाइस। एक्सप्लेन हाउ फायरवॉल यूज द गैदर डाटा टू कीप द मोबाइल डिवाइस मोर सिक्योर। 3 मार्क्स हैं इसके। आंसर इसका जो है उसके मुताबिक आपको फायरवॉल के हवाले से उसने मोबाइल डिवाइस के हवाले से उसने पूछा है, ठीक है। तो ये इसका जो अब आंसर है। और इसी तरह डी पार्ट भी है। सी पार्ट में आपको जिस तरह बताया गया है कि जो डाटा होता है उसको कंपेयर किया जाता है, जो रूल्स वाइट लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, क्राइटेरिया होता है। अब आप कहोगे ये क्या है? ये असल में फायरवॉल के अंदर जो आप एज ए प्रोग्राम उसके अंदर फीड कर देते हो कि ये वो वेबसाइट्स हैं, अगर यहाँ से कोई डाटा जनरेट होता है, कोई अटैक होता है, तो इनको ये ब्लैक लिस्ट है, इसको आपने हमारे इंटरनल नेटवर्क पे आने ही नहीं देना। ये फलां फलां वेबसाइट्स हैं, ये ब्लैक लिस्ट है। वाइट लिस्ट का मतलब है ये वो वेबसाइट है जिनकी जो अगर इन वेबसाइट्स के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं तो इनके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस कर सकें। वाइट लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, रूल लग जाता है कि अगर ये वेबसाइट होगी या ये पर्सन है तो इसको ब्लॉक कर दो। तो ये क्राइटेरिया, रूल्स, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये सारी की सारी प्रोग्राम की जाती हैं आप इस हार्डवेयर पे या एज ए सॉफ्टवेयर फायरवॉल के ऊपर। तो इसका मकसद क्या होता है कि जब आप डाटा आपकी तरफ आए, आपके नेटवर्क की तरफ आए या आपके नेटवर्क से बाहर की तरफ जाए, आउटर वर्ल्ड, तो ये कंपैरिजन होता है, डाटा पैकेट को कंपेयर किया जाता है थ्रू क्राइटेरिया, रूल्स, वाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। और उनके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करता है, ब्लॉक करता है और आपके पैकेट्स को जो है वो रिजेक्ट या अलाउ करता है। इफ द ट्रैफिक डज नॉट मीट द क्राइटेरिया रूल, जो कि ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट या आपकी है, इट विल बी रिजेक्टेड और ब्लॉक्ड। और यहाँ आपको अलर्ट या वार्निंग आपको सेंड कर देता है। और ये हेल्प करता है हैकर जो आप जनरेट करते हैं मलिशियस जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और इसका मकसद क्या होता है? आपके डाटे की एक्सेस गेन करना, ठीक है। लाजमी बात है अगर वो आपका मलिशियस कोड आपकी मशीन के अंदर, डिवाइस के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर अगर आ गया तो आपका डाटा जो है वो डेंजर में होगा और आपकी डाटा या फाइल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। तो ये जी आपका। और अगला ही उसने जो क्वेश्चन किया है वो अगर आप इसमें देखो, अगला क्वेश्चन जी इसके अंदर डी पार्ट जो है वो इट्स ऑल अबाउट इनक्रिप्शन द डाटा ऑन हर मोबाइल डिवाइस टू कीप इट मोर सिक्योर। इनक्रिप्शन का मकसद क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जो आपका मीनिंगफुल डाटा होता है ना, उसको इनक्रिप्ट कर देना, उसको साइफर कर देना, उसको मीनिंगलेस कर देना। तो सिक्योरिटी के लिए हम आमतौर पे इनक्रिप्ट कर लिया जाता है डाटा। डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं जो आपके डाटे को स्क्रैम्बल कर देते हैं, जो मीनिंगफुल डाटा होता है उसे मीनिंगलेस बना देता है। शो स्टेट हाउ इनक्रिप्शन विल कीप द डाटा मोर सिक्योर। तो ये आपसे क्वेश्चन किया गया है
कि किस तरह ये पॉसिबल होता है। तो डी का अगर आप पार्ट पे, इट मेक्स द डाटा मीनिंगलेस, ठीक है, साइफर कर देता है आपके प्लेन डाटा को, सिंपल वर्ड्स में लिख देना, इट मेक्स योर प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मींस इट द डाटा इज मीनिंगलेस टू एनी इंट्रूडर, एनी हैकर, ठीक है। तो ये आप इसमें सिंपल वे में इसका आंसर इस तरह कर सकते हो। वन लाइनर इसकी आंसर है, इट मेक्स द डाटा मीनिंगलेस। तो ये आपने बड़ा सोच समझ के अच्छे तरीके से इसको आपने अंडरस्टैंड करके आंसर करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये फटाफट आपसे पूछूं और अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो आप में से कोई, तो कर सकता है। ये आपको टिक करने को कहा गया, ये डिफरेंट इंटरनेट की टर्म्स हैं, ब्राउज़र, आईपी, यूआरएल वगैरह वगैरह। तो 5 स्टेटमेंट दे दी गई हैं और आपको कहा गया ये टिक आपने करना है। सम स्टेटमेंट मे अप्लाई टू मोर देन वन इंटरनेट टर्म। हाँ जी, कौन करेगा जल्दी से जी, स्टूडेंट आप में से। इट कंटेन द डोमेन नेम, किस में डोमेन का नाम, कंपनी का नाम होता है? क्या वो ब्राउजर है, आईपी एड्रेस है, या यूआरएल है जिसमें डोमेन नेम कंटेन होता है? नेम के अंदर जैसे www और आगे आपका cnn.com, तो www, तो अच्छा, अभी स्क्रीन के अंदर आपको ये करंट स्क्रीन नज़र आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की, इस वक्त नज़र आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो आप लोग। टिक करना है, मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकती हैं, 5 नंबर हैं इसके स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करो ताकि हम इसको यूआरएल, गुड। सेकंड का, सेकंड का, इट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, गुड। थर्ड का, इट कन्वर्ट्स HTML टू डिस्प्ले वेब पेजेस। अभी मैं आपको वेरीफाई भी करते हैं, ब्राउजर में होता है जो ट्रांसलेट करता है आपके HTML कोड को स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट उसकी कंटेंट देखने के लिए। अच्छा जी, मोर देन वन भी हो सकते हैं, ये भी जरा देखिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ एड्रेस, आईपी, यूआरएल, दोनों नहीं है इसमें क्या? अच्छा, लास्ट, इट स्टोर्स कुकीज। ये कुकीज फातिमा भी जिस तरह बताती होती है कि सर कुकीज ब्राउजर के साथ कनेक्टेड है। ये लें जी, ये इसके, वैसे तो मैंने आपसे शेयर किए हुए, इसमें एक आपने ऑप्शन जो है वो टिक करना आपने छोड़ दी, क्योंकि देखो एड्रेस जो होता है यूआरएल भी होता है किसी डोमेन का जिसमें आप यूआरएल देते हो, एड्रेस वो भी है, और विद न्यूमेरिकल वैल्यूज वो भी है, ठीक है। 192.168.10.10 ये आईपी एड्रेस है, टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसके अलावा एड्रेस किसी वेबसाइट पे अगर आपने जाना हो ना, तो आप यूआरएल भी दे सकते हो, उसका आईपी एड्रेस भी दे सकते हो जहाँ पे वो आपकी पड़ी हुई वेबसाइट। नेक्स्ट जी, ये आप टर्म्स को कोशिश कीजिएगा, ये टर्म आप बतानी है आपने, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइज इसका स्क्रीन के ऊपर कर देता हूँ ताकि आप देख सको। जी 5 मार्क्स हैं इसके, आप में से कोई अटैम्प्ट करना चाहे। ब्राउज़र को डिफाइन करना है, ठीक है। ये चूंकि टर्म्स हैं तो आप टर्म्स के साथ कनेक्ट करनी है डेफिनेशन। तो अगर आप चलें, आप में से मुझे बता सकता है ये दूसरी जो डेफिनेशन है इसकी टर्म क्या होगी? ब्राउज़र को तो हम डेफिनेशन मैंने आपको बताई। हाँ ठीक है, ज़बरदस्त, गुड। ब्राउज़र के बारे में आपने आंसर कर दिया है। ये दूसरी की टर्म बता दो, तीसरी की भी टर्म बता दो। विच इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स ए यूज़र विद ए कनेक्शन टू द ISP, तो नहीं है? अच्छा, और नेक्स्ट इसमें, दिस इज ए प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड डाटा फॉर वेब पेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। और यूआरएल की आपने आगे डेफिनेशन बतानी है और कुकी की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। तो ये इसके सिंपल सिंपल बिल्कुल सही है, ये इसके सिंपल सिंपल आंसर्स हैं। तो आपने इसका मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों ने टर्म भी याद रखनी है, उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। ब्राउजर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है यूजर टू व्यू वेब पेजेस। आईएसपी क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये प्रोवाइड्स करता है सर्विसेज आपके जो एंड यूजर्स होते हैं, जैसा हम लोग हैं, तो एज ए यूज़र हम यहाँ से कनेक्शन इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हमें सर्विसेज मिल जाती हैं।
HTTP हो गया या HTTPS हो गया, दोनों आपके प्रोटोकॉल्स ही हैं, ठीक है। और ये यूज कहाँ होते हैं? जब आपने सेंड करना हो डाटा फ्रॉम वेब पेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। तो आपने ये डाटा सेंड करने के लिए, और जब कभी आप किसी पेज को व्यू करते हो, तो अगर वो जो आपका सर्वर है वो आपकी सिक्योरिटी उसने अप्लाई की हुई है, उसने उसमें डिजिटल सर्टिफिकेट परचेज किए हुए, तो वो आपकी मोर सिक्योर होगी एज कम्पेयर टू HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। और इसमें जो आपके दो इम्पॉर्टेंट आपके प्रोटोकॉल होते हैं, TLS और आपका SSL, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं और वो आपकी वेबसाइट को मोर सिक्योर कर देते हैं। और आमतौर पे जो शॉपिंग साइट्स होती हैं जहाँ सर्विसेज दी जाती हैं, जहाँ पे बैंकिंग की साइट्स होती हैं जो सर्विसेज देते हैं, तो आपकी उस वेबसाइट के ऊपर अगर सिक्योरिटी अप्लाई हुई हुई है, मीन्स दैट कि जब आप कोई चीज़ उसमें ट्रांजैक्शन कमिट करते हो, हाँ नहीं नहीं नहीं, जब आप ट्रांजैक्शन कमिट करते हो ना, तो उसको डाटे को स्क्रैम्बल कर देता है, एल्गोरिदम होता है। HTTPS के ऊपर क्या होता है? एल्गोरिदम होता है जो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपका डाटा जो है इंटरनेट के ऊपर जब पास किया जाएगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, कोई हैक नहीं कर पाएगा। अगर हैक कर भी लिया तो उसको उसके मीनिंग नहीं जान पाएगा, उसकी डाटे को वो नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। URL आपका टेक्स्ट बेस्ड वर्जन ऑफ वेब एड्रेस है, ठीक है, टेक्स्ट बेस है। एक IP बेस होता है, IP में आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ उसकी वेबसाइट लोड कर सकते हो। हाँ जी, ऐसा ही है। कुकी आपको पता है एक छोटी सी फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है कुकी की, आमतौर पे 2 लाइनर डेफिनेशन आप याद रखना। और कुकी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरनेट के लिए, यूजर्स के लिए। एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है, डाटा कंटेन करती है। जब कभी आप एज ए यूजर विजिट करते हो ना वेबसाइट्स पे, अमेजोन पे जाते हो या किसी आप वेबसाइट पे जाके आप बुक्स परचेज करते हो, आप म्यूजिक की CDs परचेज करते हो, आप मूवीज परचेज करते हो, तो ऐसी सूरत में वो आपकी प्रेफरेंसेस को, आपकी डिटेल को, आपकी हैबिट्स को यूजर की, वो एक फाइल में स्टोर कर देता है और उसको बोलते हैं कुकी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हो तो उस कुकी की बेस के ऊपर वो फिर आपको उन उससे रेलेवेंट आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देता है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है जी। ले जी, एक और आपके पास छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जूली यूजेज ए फायरवॉल टू कीप द डाटा सेफ व्हेन शी यूजेज द इंटरनेट। टिक, हाँ जी, अटेम्प्ट करना चाहो। फायरवॉल कैन ओनली बी हार्डवेयर बेस्ड, फायरवॉल कैन ओनली बी सॉफ्टवेयर बेस्ड, फायरवॉल कैन ओनली बी थर्ड वन। ओके गुड, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, जूलीज पेरेंट ऑल्सो यूजेज द फायरवॉल टू लिमिट द वेबसाइट्स दैट जूली कैन एक्सेस। ब्लैक लिस्ट और वो जो मैंने आपको बोला था वाइट लिस्ट, अलाउ करना है कि नहीं करना आपने, ठीक है। ये इसकी डिटेल है कुछ, ठीक है जी। इनकमिंग आउट कमिंग जो डाटे को वहाँ पे फिल्टर कर लिया जाता है, एग्जामिन कर लिया जाता है, ये सारी चीज़ इसमें आती है, ब्लॉक करना और अलाउ करना। ले जी नेक्स्ट, millions of emails are sent between users on a daily basis. Describe how email is used to enable the attack. ऑनलाइन सिक्योरिटी अटैक, फिशिंग एंड फार्मिंग आप कह रहे हो, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन आपने याद कर लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन सिक्योरिटी कोई और थ्रेट अटैक जो होता है और उसकी डिस्क्रिप्शन, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। फिशिंग, फिशिंग की आपने डिस्क्रिप्शन जरूर देनी है। फिशिंग और फार्मिंग के दरमियान में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये जस्ट कम से कम इतना जरूर लिख देना। फिशिंग मीन ऐसा अटैक जो आप ईमेल के थ्रू आपका जनरेट होता है, आपको फेक ईमेल आती है, आपको किसी फेक वेबसाइट पे डायरेक्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप अपना ईमेल दे दो, अपना पासवर्ड दे दो, अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दो, आप अपनी फ़ोन कॉन्टैक्ट वगैरह दे दो। तो इससे आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो जो हैकर है उसके पास पहुँच जाती है। तो ये आपकी फ़िशिंग जो है, ये अटैक होता है थ्रू ईमेल्स और रीडायरेक्ट कर दिया जाता है आपको किसी फेक वेबसाइट के ऊपर। ये इतना भी लिख दोगे ना तो काफ़ी है। फार्मिंग जो है, ये आपका मलिशियस कोड होता है जो डाउनलोड हो जाता है, और डाउनलोड होने के बाद आपको आपकी जब आप उस पे क्लिक करते हो तो वो आपको एक फेक वेबसाइट के ऊपर ले जाता है और अल्टीमेटली आपसे वो रिक्वायर्ड होते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दो जी, आपका जो बैंक का अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड बताओ ताकि उसको हम करेक्ट कर लें, ये है वो है। तो ये आपको फेक वेबसाइट पे ले जाएगा और आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे ले ली जाएगी और उसमें फिर आपको उसका लॉस हो सकता है, आपका ईमेल अकाउंट हैक हो सकता है, आपका बैंकिंग अकाउंट हैक हो सकता है। तो फार्मिंग और फिशिंग में फ़र्क है।
फार्मिंग में क्या होता है, आपका जो मलिशियस कोड आपकी जो डाउनलोड हो जाता है आपकी डिवाइस के ऊपर, और वो आपको उस पर क्लिक करने से रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। जबकि ईमेल में ये आपको ईमेल आती है और आप उस पर क्लिक करते हो। जहां तक मेलवेयर है या वायरस है, तो ये आपका, ये भी आपके जो है वो मेलवेयर हो गया या वायरस हो गया, ये भी आपको इसी तरह ईमेल वगैरह के साथ आपको, या आप कोई ऐसी गेम्स डाउनलोड करते हो, कुछ ऐसे आप वेबसाइट्स पे जाते हो जहाँ से आपको सॉफ्टवेयर जो है और वो आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स नहीं है, तो जब आप डाउनलोड करते हो तो वायरस आपकी मशीन के अंदर, डिवाइस के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। और वायरस आपको पता है रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ, और आपकी रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेता है, और आपकी हार्ड डिस्क कंज्यूम होती है, आपकी रैम कंज्यूम होती है, और आपकी रूटीन की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। जहाँ तक डॉस अटैक है, बड़ा फेमस अटैक, अनदर वेरी वेरी फेमस, ठीक है। ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि आप किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होते हो, वहां से आपको डिनाइल कर दी जाती है सर्विसेज आपको। वजह क्या होती है कि वहां पे हैकर ने सर्वर को अंडर अटैक होता है। सर्वर अंडर अटैक होने का मतलब है वहां पे बॉम्बार्डमेंट की जाती है, डिफरेंट क्यूरीज वहां पे सेंड की जाती हैं, उसको इतना का बिजी कर दिया जाता है, जैसे मैं कहूँ जीमेल का सर्वर, गूगल का सर्वर, ठीक है, या आपकी वेबसाइट, उसको इतना बिजी कर दिया जाता है, इतनी बिजी कर दिया जाता है कि आप एज ए लेजिटिमेट यूजर ऑफ दैट वेबसाइट, आप जब कनेक्ट होते हो आपको डिनाइल आ जाता है, बिजी है जी सर्वर, बिजी है सर्वर। तो ये डॉस अटैक इसे बोलते हैं। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स आर सेंड टू ए सर्वर, ठीक है, सर्वर की तरफ सेंड कर जाती है वेरी लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स, और आपका वो इनबॉक्स को फुल कर दिया जाता है, और आपकी मजीद जो उसमें इनबॉक्स के अंदर कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे आपका सर्वर क्रैश भी हो सकता है, नेटवर्क डाउन भी हो सकता है। तो ये अनदर आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अटैक होता है, डॉस अटैक इसे बोलते हैं। तो फिशिंग, फार्मिंग, स्मिशिंग, स्मिशिंग याद रखना एसएमएस से जनरेट होता है। विशिंग जो है वी वाला विशिंग, वो आपका वॉइस कॉल्स के थ्रू होता है। फेक आपको कॉल आएगी कि आप जी इतना, आपने लॉटरी आपकी निकल आई है, तो ये है वो है, तो वो आपका फिर ऐसा टैग विशिंग कहलाता है। याद रखिएगा, स्मिशिंग और एक विशिंग। विशिंग होता है वॉइस के थ्रू कॉल करके आपको, उसमें आपका आता है, ठीक है, ये है ना बुक में, विशिंग, स्मिशिंग, फार्मिंग, और फिशिंग, पी से फिशिंग, नॉट एफ से, ये सारे अटैक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका असल में अल्टीमेट मकसद क्या होता है, आपके डाटे को डैमेज करना, आपको एक्सेस से रोकना, आपको आपकी लेजिटिमेट जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको मना करना, ठीक है। तो ये आपने अटैक्स याद रखना, फिशिंग, फार्मिंग, विशिंग, स्मिशिंग, वायरस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। विशिंग और स्मिशिंग में एक मैंने मेन फर्क बता दिया। वॉइस कॉल के थ्रू, फोन के थ्रू अगर कोई आपके साथ वो स्कैम होता है, तो स्कैम को विशिंग बोलते हैं। और एसएमएस के थ्रू जो होता है उसे स्मिशिंग बोलते हैं, SMISHING, स्मिशिंग, ठीक है। और अगर आपकी वो ईमेल के थ्रू होता है आपका स्कैम, तो वो फिर फिशिंग बोलते हैं। और फार्मिंग क्या होता है, ये आपका मलिशियस कोड होता है जो आपकी डिवाइसेस के ऊपर डाउनलोड हो जाता है, और आपकी कंसेंट के बगैर होता है, और वो फिर आपको रीडायरेक्ट कर देता है अब फेक वेबसाइट्स की तरफ, जहां से आपसे इंफॉर्मेशन ले ली जाती है जो नुकसान हो सकता है आपको। अच्छा जी, ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन मलिशियस डैमेज डाटा, मकसद एक ही है, देखा आपने इसमें, ये आपके ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, मकसद क्या होता है, आपके डैमेज करना डाटे को, ठीक है। फाइलें करप्ट हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकते हैं, आपकी फाइलों को हैक किया जा सकता है। तो वन सिक्योरिटी मेथड टू कीप डाटा सेफ फ्रॉम ऑनलाइन अटैक इज फायरवॉल, बिल्कुल सही है। और सेकंड वन बहुत फेमस है, प्रॉक्सी सर्वर। अच्छा, ये प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, ये एक आपका, आपकी मशीन के और इंटरनेट के ऊपर सर्वर्स के दरमियान में एक सर्वर होता है। आमतौर पे हम बिग कंपनीज प्रॉक्सी सर्वर लगा देती हैं। यहाँ पे आप तमाम वो वेबसाइट जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, जिनको आप चाह रहे अलाउ करना और उनके साथ कनेक्ट करना, उनको उस लिस्ट में पॉपुलेट कर दिया जाता है। और फिर ये है कि आप एज ए यूज़र, कंपनी के एम्प्लॉय, अगर आप जिन वेबसाइट पे विजिट करते हो उसकी पूरी डिटेल स्टोर होती है। इससे फ़ायदा पता क्या होता है, ऑडिट करना आसान हो जाता है। प्रॉक्सी सर्वर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एक सर्वर होता है आपकी कंपनी में, आमतौर पे वो उसको डिप्लॉय किया जाता है। मकसद क्या होता है कि जो लोग आपकी वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ जहाँ जाते हैं, तो उसको जो है कल ऑडिट करना आसान हो जाएगा कि किस बंदे ने किस डिवाइस के थ्रू कहाँ कहाँ विजिट किया, कौन कौन सी वेबसाइट को देखा, ठीक है जी।
तो ये जी अभी तक का एक सिंपल सा सेगमेंट। तो मैं आपको अभी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो ये आपको कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं आप अपने डाटे को डैमेज होने से बचा सकते हो, ये आपको बी पार्ट का आंसर यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है जी। सिक्योरिटी मेथड नंबर 1 2 3 4 कौन कौन से होते हैं ऑनलाइन जो अटैक से आप अपनी डिवाइसेस को या डाटे को डैमेज होने से बचा सकते हो। इनक्रिप्ट कर दिया जाए डाटा, नंबर 1। फाइलों के ऊपर पासवर्ड लगा दिया जाए, हार्ड डिस्क के ऊपर पासवर्ड लगा दिया जाए। आप अपने अकाउंट को 2 स्टेप या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जाए। आपको पता है जब आप इंटरनेट के ऊपर होते हो या आप किसी वेबसाइट पे जो कि आप बैंकिंग साइट है, HBL, UBL, मिज़ान, तो जब आप लॉगिन और पासवर्ड देते हो तो आपको पिन कोड आपकी डिवाइस के ऊपर आता है। मकसद क्या होता है कि अगर आपका पासवर्ड किसी के पास है, आपका अकाउंट का यूज़र उसके पास है, तो लाजम है वो अगर उसके पास सिर्फ इतना ही होता, ट्रेडिशनल मेथड होता है, तो यूजर नेम पासवर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है वेबसाइट के साथ या आपकी ATM कार्ड के साथ, तो वो आपका डाटा, आपका वहाँ पे मनी आपका लॉस हो सकता था। ऐसी सूरत में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, जिसे आप MFA भी बोलते हैं, मल्टी फैक्टर भी होता है। ठीक है। आपकी मोबाइल डिवाइस के ऊपर पिन कोड आता है और लाजमी बात है अगर आप ही हो तो आप डिवाइस आप ही कैरी कर रहे हो तो आप पिन कोड वहां पे देते हो 4 डिजिट या 6 डिजिट, और आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाते हो या उस सर्विस के साथ इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट हो जाते हो। और मोर सिक्योर करने के लिए आपको पता है आजकल के दौर में आप अनलॉक करने के लिए बायोमेट्रिक भी यूज करते हैं। यहाँ तक कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर भी आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है, बायोमेट्रिक के थ्रू आप अनलॉक करते हो अपने सिस्टम को। बाद यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू, वो तो पासवर्ड किसी के पास भी हो सकता है, बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो लाजिम है ये पॉसिबल नहीं होता कि आपके अलावा डिवाइस को कोई अनलॉक करे। डिवाइस अनलॉक होगा तो डाटा उसके पास होगा ना, जाएगा या डिलीट होगा। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप अपनी वायरसेस अगर आते हैं आपकी सिस्टम के ऊपर, USB के थ्रू आता है या इंटरनेट के थ्रू आता है या ईमेल्स आप अननोन पर्सन्स की ओपन करते हो, तो वायरस आपकी सिस्टम में, या गेम्स वगैरह आप डाउनलोड करते हो, वायरस आपकी सिस्टम में आ जाता है। USB लगाते हो, वायरस आपकी सिस्टम पे आ जाता है। तो आपके सिस्टम पे आप अपनी फाइलों को बचाने के लिए, डाटा को बचाने के लिए, डिवाइस को बचाने के लिए एंटी मैलवेयर्स करते हो या एंटी वायरसेस करते हो। और प्रॉक्सी सर्वर, जिससे मैंने बोला, आजकल के दौर में जितने आपके बिग कंपनीज हैं उन्होंने प्रॉक्सी सर्वर वहां पे लगाए हुए हैं। मकसद क्या होता है कि आपकी मॉनिटरिंग की जा सके, आपके जो ट्रैफिक है उसको वॉच किया जा सके, प्रॉक्सी सर्वर। और उन वेबसाइट को जो वाइट लिस्ट हैं, ब्लैक लिस्ट हैं, क्राइटेरिया रूल लगा के उसको ब्लॉक या अनब्लॉक किया जा सके। Data can be also damaged accidentally. One example of how data can be damaged accidentally is by shutting down a computer before saving data. To prevent this from happening, a user should make sure that have saved all data before shutting down a computer. आपको पता है आप काम कर रहे होते हो, फाइलें बना रहे होते हो और आप सेव नहीं करते, उसको बंद कर देते हो, शट डाउन कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, तो आपका डाटा एक्सीडेंटल डिलीशन ये होती है। एक तो होती है ना आपके खुद करते हो, हाँ ये भी हो सकता है फ्लड और फायर की सूरत में भी। अब आपसे पूछ रहा है जी कि प्रिवेंशन मेथड्स क्या हैं, एग्जाम्पल बताओ और प्रिवेंशन मेथड बताओ। अब जैसा आप कह रहे हो अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फायर आउट हो गया, फायर ब्रेक हो गया, ठीक है, या आपका सिस्टम कोई जो है वो थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, या सिस्टम जमीन पे गिर गया, डैमेजेस, एक्सीडेंटल। ठीक है। हाँ, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं और इसके प्रिवेंशन मेथड्स हैं। ये आपने 3 इसकी एग्जांपल देनी है और उसके प्रिवेंशन मेथड बताने हैं। तो ये जी सिंपल, इसमें जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन हैं ये आपको मैंने शेयर कर दिए थे। इसको अगर अब आप पढ़ोगे अब तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये आपने इसको स्टडी करके जाना है, याद भी करना है, ताकि पेपर वाले दिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सीडेंटल डिलीशन कि प्रिवेंशन मेजर्स क्या होते हैं, ठीक है, UPS लगा दो, पावर अगर आपकी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, ठीक है। फिर वाटर कैन बी स्पिल्ड ऑन द डिवाइस, हो सकता है ग्लास पड़ा हुआ है, चाय पड़ी हुई है, वो गिर सकती है। डोंट हैव ए वाटर नियर द डिवाइस, ये प्रिवेंशन मेजर्स है। की डिवाइस इन ए वाटर प्रूफ बॉक्स, अगर यूज में नहीं है तो साइड पे कर दो। फायर कैन बी डिस्ट्रॉय डिवाइस, एक और प्रॉब्लम, और दो उसके प्रिवेंशन मेजर, यूज इलेक्ट्रिक सेफ्टी कर लो,
कीप डिवाइस इन ए फायर प्रूफ बॉक्स व्हेन नॉट इन यूज। फिर चौथा इसने बताया डाटा इज एक्सीडेंटली डिलीटेड, क्या करो, ऐड वेरिफिकेशन मेथड फॉर डाटा डिलीशन। आपसे पूछे, एक्सीडेंटल ना हो, आपसे पूछे डिलीट कर दूं, यस नो। सेट एक्सेस लेवल फॉर डाटा टू लिमिट हु कैन डिलीट द डाटा, और डिलीट करने के राइट्स मिस्टर हनीफ के पास हैं, मिस फातिमा के पास नहीं है, तो ये आप इस पर सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। ओपन नहीं रखो, सिक्योरिटी कर दो। इनकरेक्ट यूज ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, मतलब ये है कि आपने यूएसबी लगाई हुई है। मेकिंग श्योर डिवाइस इज इजेक्टेड बिफोर रिमूविंग, तो आपको पता है आप जब राइट क्लिक करते हो, मैंने आपको आगे भी कई दफ़ा मैंने खुद भी किया, आपको दिखाया भी, यूएसबी जब लगाते हो राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे आता है सेफ मोड में इसको इजेक्ट कर दिया जाए। तो जब आप क्लिक करते हो तो फिर उसके बाद आपको अनप्लग करना चाहिए। बाद का स्टूडेंट्स की आदत होती है कि यूएसबी स्टिक लगाई ना, मेमोरी स्टिक, और उसको बगैर रिजेक्ट किए सेफ मोड में डायरेक्ट निकाल देते हैं, इससे भी डाटा आपका डिलीट हो सकता है। तो इसका सेफ्टी मेजर्स क्या है कि इसको प्रॉपरली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप अप्लाई करो, जो सही तरीका है चेक करने का। यूएसबी पोर्ट पे आपको पता है आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हो सकती है, बैकअप वगैरह जहां भी पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें। फिजिकल डैमेज टू हार्डवेयर हो सकता है। करेक्ट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा, प्रॉपर उसको आप किसी कवर में रखो, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान दो। सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है, इससे भी आपका डाटा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है इसकी सिक्योरिटी मर्जेस के बैकअप्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। ले जी एक और क्वेश्चन, ये जी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, देखिए आपको कितनी आती हैं। ए फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, गुड। इट मॉनिटर्स ट्रैफिक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द, हाँ जी, इट मॉनिटर्स ट्रैफिक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। अच्छा, द यूजर सेट्स डैश फॉर द ट्रैफिक। हाँ जी, क्राइटेरिया गेस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं, और कुछ तो बिल्कुल जनरल काइंड ऑफ इसकी आपके एज ए लेमैन भी आप इसको आंसर कर सकते हो। तो ये इसमें हैकिंग एंड मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये आपके पास आ जाएगा। आपको पता है कि वो उसका मकसद ही होता है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाए, उसके ऊपर सेट ऑफ क्राइटेरिया लगा के, रूल्स लगा के, उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जा सके। और फाइनली आपका इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास ऑप्शन जो आपकी हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ गई है, ठीक है। 3 मेथड्स दैट कुड बी यूज्ड टू कीप द डाटा सिक्योर, अभी हमने डिस्कस की है। बार बार क्वेश्चन वो किसी ना किसी तरह वो बार बार पूछ रहा है, पासवर्ड लगा दो, बायोमेट्रिक लगा दो, इंक्रिप्शन कर दो, फिजिकल मेथड यूज कर लो, लॉक शॉक लगा दो, तो ये सारी चीजें आपके पास वेज हैं जिससे आप डाटा को डैमेज करने से बचा सकते हो। अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़े हैं आपने, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये भी हो सकती है पिन कोड वगैरह से, ठीक है जी। अनदर क्वेश्चन, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। 6 स्टेटमेंट्स हैं और इसका रिस्पेक्टिव टिक ऑन ऑफ करना है। ये जी कैप्चर्स ऑल डाटा एंटर यूजिंग ए कीबोर्ड, आपको जैसे बोला कि आपका कोई ऐसा वहां पे अटैक हो सकता है जिसमें आपके यूजर के पासवर्ड लिया जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर। कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ए वेब सर्वर, वेब सर्वर के ऊपर अटैक जो होता है वो वायरसेस और स्पाईवेयर्स का होता है। एक्सेस टू ए वेबसाइट जो होता है इसे डिनाइल ऑफ एक्सेस बोलते हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, पूरी डिटेल बताई है। मलिशियस कोड ऑफ काइंड ऑफ कोड, ये वायरस या स्पाईवेयर की कैटेगरी में आता है, और वायरस हमेशा अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। डैमेज द फाइल्स ऑन ए यूजर्स हार्ड डिस्क, लाने होता है वो आपकी वायरस ही होता है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो टाइम शॉर्ट है तो मैं इसको जल्दी जल्दी से आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, रिपीटिशन हो रही है, कुछ याद हो जाएंगी कुछ चीज़, कुछ इंशाल्लाह इसको सेशन क्लोज होने के बाद भी आप इसको ज़रूर कीजिएगा। सैटरडे को क्या करना है देख लो, अगर ये आज ख़त्म हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना सैटरडे को इस सेशन इसी तरह कर लेंगे, सही है। अभी आप लोग क्या अवेलेबल हो?
क्या आप अभी अवेलेबल हो, या इसको मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ? सही है, ये कम से कम मैं चाह रहा था इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। इसको अभी आप मेरे साथ अगर हो तो आप कैरी ऑन करो, और अदरवाइज आप बाद में इसको चैनल के ऊपर देख लीजिएगा। पेपर 2 जो है, देखो मेरे ख्याल में आपका अगली फ्राइडे को जस्ट वीक आपके पास रह गया है, ठीक है? तो पेपर 2 की प्रैक्टिस जो है वो, एक तो ये कि पेपर 1 के ख़त्म होने के बाद हम अगली सैटरडे को सेशन आपका रख लें। हाँ, वो देख लो ना, 12 को है पेपर 1, सही है। तो हम अगले वीक में ना, अगले वीक में एक एक या दो अगर कहते हो सेशन मैं सूडो कोड के ऊपर करवा दूंगा आपको, सही है? अगले वीक में मंडे से फ्राइडे के दरमियान में अर्ली डेज में कर लेंगे, ताकि फिर हम पेपर 1 के साथ कनेक्ट हो जाए, सही है? तो ये मैं आपको जल्दी से इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ, जब आप मेरे साथ अगर हो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन इसके हमें 30 पेजेस और है, मैं जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ, ताकि इसको फिर आप लोग बार बार अगर कोई देखना चाहे तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, सही है? ताकि आज इसको ख़त्म कर दें, और कल अगर क्लास नहीं भी होती तो कोई इशू ना हो, सही है? तो आज के दिन में मैं पेपर जो 1 है चैप्टर 5 ये करवा आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, और ये 30-40 मिनट्स लगेंगे, इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा टाइम भी बच जाएगा, सही है? टाइम आपके पास वैसे ही शॉर्ट है। ले जी, इंटरनेट सिक्योरिटी। हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे और क्या होंगे, और इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक है ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क, इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क जो आपको इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी रिस्क होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने को कह रहा है जी 3, और इसके बाद आपको सी पार्ट में ये कह रहा है इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क कैन मिलिशियसली डैमेज डाटा, आपके लाजमत करता है। डाटा कैन ऑल्सो बी डैमेज एक्सीडेंटली, भी होते हैं 3 ways दैट डाटा कुड बी एक्सीडेंटली डैमेज। और इसमें अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, कुछ क्वेश्चंस की रेपिटेशन हो रही है, ठीक है? क्वेश्चन का पूछने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आंसर ऑलमोस्ट वही सेम सेम है। तो 3 सिक्योरिटी रिस्क फिशिंग, फार्मिंग एंड हैकिंग है। और एक्सीडेंटल डिलीशन क्या हो सकती है? ह्यूमन एरर हो सकती है, बाय मिस्टेक हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, खत्म। पावर फेलियर की वजह से आपका डिलीशन हो सकती है। हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से डिलीशन हो सकती है, डाटा डैमेज हो सकता है। फायर एंड फ्लड, अर्थक्वेक, इस तरह के भी आपके जो है एनवायरमेंटल जो आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। ये आ गया जी कुकीज़ का क्वेश्चन। कुकीज़ कैन बी यूज्ड टू स्टोर यूजर्स पर्सनल डाटा एंड ऑनलाइन ब्राउजिंग हैबिट्स, जिस तरह का बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये कुकीज़ क्या होते हैं जी? एक स्मॉल काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल होती है जो आप विजिट करते हो एज ए यूज़र डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, तो ये स्टोर कर दी जाती है आपके पास, आपके सिस्टम में, सर्वर से वो स्टोर कर दी जाती है, और नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हो तो वो कुकीज़ फाइल को ही वो प्ले करता है, और आपकी हैबिट्स के मुताबिक आपको आपकी प्रोडक्ट्स की जो डिफरेंट आपके पास विजिट्स हैं वो उसने उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो आपने रिसेंटली जो वेबसाइट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स आपने परचेज़ किए होंगे उससे रेलेवेंट ही आपको लिस्ट शो करनी शुरू कर देता है, ताकि आपको एक यहाँ पे एक फैसिलिटेट करे कि आपने रिसेंटली ये हमारे से बुक्स परचेज़ की, सीडीज़ परचेज़ की, आप म्यूज़िक के लवर्स हो, आप मूवीज़ देखते हो, तो ऐसी सूरत में वो आपको उसी तरह का लिंक्स आपको प्रोवाइड कर देता है थ्रू कुकीज़। डिस्क्राइब हाउ कुकीज़ कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड ऑटोमेटिकली एंटर ए यूजर्स पेमेंट डिटेल। और लाजमत कुकीज़ में जो है वो इम्पॉर्टेंट एक और जो हमें फ़ियर होता है कि हमारा जो पेमेंट्स की डिटेल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर होती हैं, किस तरह उसको करता है, किस तरह उसको बिहेव करता है। एक्सप्लेन व्हाई ए यूज़र मे बी कंसर्न्ड अबाउट देयर पर्सनल डाटा एंड ऑनलाइन ब्राउजिंग हैबिट बीइंग स्टोर्ड इन कुकीज़। ये कंसर्न्स होते हैं जी, हर किसी को होते हैं कि जब विजिट किया जाए, आपकी वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही हो कि कौन-कौन सी प्रोडक्ट को आप लाइक करते हो, ये वो, तो कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो ये एक फ़ियर होता है। तो जहाँ तक क्वेश्चन नंबर इसका जो है ए पार्ट, ये कुकीज़ कहाँ से आती हैं, कौन इसको सेंड करता है? ये कुकीज़ वेब सर्वर प्रोड्यूस करता है, और ये कहाँ सेंड करता है? यूज़र के ब्राउज़र में। आप गूगल क्रोम के थ्रू हो, आप
माइक्रोसॉफ्ट एज पे हो, तो जिस वेब सर्वर के साथ अमेजोन के साथ कनेक्टेड हो या किसी भी आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो, सर्विसेज वहाँ से आप ले रहे हो, तो कुकीज़ आपके यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर होती हैं। और यूज़र्स जो पेमेंट डिटेल होती है स्टोर्ड इन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट फाइल में होती है। तो इसका आपको फियर नहीं होना चाहिए कि आपका जो इसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा जो आपने शेयर किया है वेब सर्वर के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। क्यों? कि वो इनक्रिप्टेड होता है। अगर हैकर हैक भी करता है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म वाला डाटा मीनिंगलेस होता है। डाटा इज इनक्रिप्टेड टू बी स्टोर्ड। कुकी फाइल इज स्टोर्ड बाय ब्राउजर ऑन यूजर्स हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। व्हेन यूजर रिविजिट करता है नेक्स्ट टाइम उस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, वेब सर्वर रिक्वेस्ट कुकी फाइल, और कुकी फाइल चूंकि आपके सिस्टम पे होती है तो उस फाइल को एक्सेस करने के बाद कुकी फाइल को ऑटोमेटिकली एंटर उसकी डिटेल हो जाती है। एंड ब्राउजर सेंड कुकी फाइल बैक टू वेब सर्वर टू ऑटोमेटिकली एंटर द डिटेल। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, इससे आप टाइम भी आपका बच जाता है। जो आपका जो इसमें हैंड शेकिंग का प्रोसेस होता है दोनों वेब सर्वर एंड बिटवीन ब्राउज़र एज ए यूज़र, तो वो उन कुकीज़ से आपकी पिक कर लेता है रिसेंट जो आपके विजिट की हैबिट्स को, डिटेल को, और वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। अगर वो कहीं पे ड्यूरिंग ट्रैवल कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए तो वो मीनिंगलेस ही होती है। यूज़र डज नॉट सी व्हाट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, सो यूजर मे फील देयर प्राइवेसी इज अफेक्टेड। ये कुकी में जो आप अपनी पर्सनल डिटेल देते हो, लाजमी बात है जब आप ट्रांजैक्शन कमिट करते हो, आप शिपमेंट डिटेल देते हो जिसमें आप अपना एड्रेस, अपने कॉन्टैक्ट्स देते हो, अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हो, ये फियर होता है। ए प्रोफाइल कुड बी बिल्ट अबाउट द यूजर दैट कुड expose the user identity. Sensitive information stored in cookie could be intercepted in transmission. Other websites could gain access to the cookies stored on user's computer. Computer could be hacked to obtain data stored in cookies. So payment information could be stolen and used by a third party. ये कुछ कंसर्न्स हैं जो एड्रेस किए गए पार्ट बी में कुकीज से रेलेवेंट। अब आपसे ये पूछा गया डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्ट कैसे होता है? और डाटा इज इनक्रिप्टेड सिमेट्रिक इनक्रिप्शन बिफोर इट इज सेंड टू द क्लाउड स्टोरेज। आप अपना डाटा, आपको पता है गूगल क्लाउड है, वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज आपके पास अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, गूगल की तरफ से। तो आप वहाँ पे अपना डाटा जब स्टोर करते हो तो आपको ये कहा गया कि डाटा जो स्टोर होता है क्या वो प्लेन टेक्स्ट के तौर पे स्टोर होता है? नहीं, उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ डाटा इज इनक्रिप्टेड, पार्ट ए में। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अदर मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू सिक्योर द डाटा इन द ऑफिस। तो सबसे पहले एन्क्रिप्शन के हवाले से आपसे डिस्कशन यहाँ पे आपसे की गई है और आपने राइट क्या करना है। एन्क्रिप्शन की इज यूज्ड, एन्क्रिप्शन की होती क्या होती है स्टूडेंट्स? ये काइंड ऑफ एल्गोरिदम होता है, एक प्रॉपर फार्मूला होता है जो आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, स्क्रैम्बल करने में हेल्प करता है। और ये जो आपके अगर दोनों साइड के ऊपर मीन्स दैट ब्राउजर साइड पे इंक्रिप्शन हुई और सर्वर साइड पे उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। अगर दो की सेम यूज हुई है तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक की इंप्लीमेंटेशन। सेम की अगर दोनों साइड पे यूज हुई है इंक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए भी, प्लेन टेक्स्ट को साइफर बनाते वक्त अगर सेम की यूज हुई है दोनों साइड पे, इंक्रिप्शन पे भी डिक्रिप्शन पे भी, तो इसे एसिमेट्रिक की बोलते हैं। और इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। अच्छा, सिमेट्रिक की जो होती है इसमें एक मेन इशू जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की का मतलब है इंक्रिप्शन हुई सर्वर साइड पे और डिक्रिप्ट हुआ आप यूजर साइड पे, या यूजर साइड पे इंक्रिप्ट हुआ और डिक्रिप्ट हुआ सर्वर साइड पे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑनर की, ऑनर ऑफ दैट साइट, कि वो जब इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम आपको प्रोवाइड कर देगा पब्लिक डोमेन में, ताकि आप अपने डाटे को, आपका एक फॉर्म लोड हुआ जिसमें आपने अपनी डिटेल्स शेयर करनी है, तो इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम कहाँ कौन देगा? उस वेबसाइट का ऑनर देगा। तो वो एल्गोरिदम होगा। अच्छा, उसमें की होगी। की असल में क्या होता है? एल्गोरिदम होता है, फार्मूला होता है जिससे आपका प्लेन टेक्स्ट स्क्रैम्बल होने के बाद साइफर हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो वो जब इंटरनेट पे ट्रैवल होता है और बिटवीन ट्रैवलिंग अगर कोई हैकर उसको, इंट्रूडर हैक करने की कोशिश भी करे, तो डिक्रिप्शन के लिए उसको की चाहिए। तो वो की अगर डिफ़िकल्ट होती है उसको दोबारा से साइफर को प्लेन बनाने में, तो उसके लिए काफ़ी एफर्ट पुट करनी पड़ती है, तो हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो डिक्रिप्शन भी अगर तो वो की सेम यूज़ हो रही है एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन, तो उसमें सबसे बड़ा इशू होता है की डिस्ट्रीब्यूशन का। चूँकि ऑनर साइड पे जो की होती है वो आपकी सेंड की जाती है
और उसी तरह आपकी अक्रॉस अगर दोनों तरफ से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो दोनों तरफ से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की शेयर करनी ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूशन इशू आता है। तो उसमें एक और हमारे पास डिफरेंट अप्रोच यूज़ होती है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में पेयर ऑफ कीज जनरेट होती हैं ऑन साइड पे, जैसे अमेज़न है वो पेयर ऑफ कीज देता है, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट होती है। प्राइवेट जो है अमेज़न के पास होती है, पब्लिक की एन्क्रिप्शन के लिए वो एज ए यूज़र हमारे पास होती है। तो एन्क्रिप्ट हो जाता है डाटा और डिक्रिप्ट होता है सिर्फ और सिर्फ ऑनर साइड पे। और अदर जो वेज हैं वो जिस तरह पहले भी बताया, फायरवॉल्स, पासवर्ड, प्रॉक्सी सर्वर एंड मेनी मोर। ब्राउज़र के 3 फंक्शन। और अब आ गया जी हैंडशेकिंग लेयर क्या होती है, जो कि TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में प्रोटोकॉल में इंपॉर्टेंट। अदर लेयर का नाम क्या है, SSL है जी अगले अदर लेयर का नाम, सिक्योर सॉकेट लेयर। अनदर प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा सिक्योरली, उसका नाम पूछ रहा है, गिव द नेम ऑफ द टाइप। तो सबसे पहले जी जो आपका पार्ट ए का आंसर है, जिसमें आपको कहा गया कि ब्राउजर के 2 फंक्शन बताओ। ब्राउजर के फंक्शन क्या होते हैं, HTML कोड जो कि आपको पता है आप जनरेट करते हो, एक सिंपल सा टेक्स्ट होता है, उसको विजुअली प्रेजेंटेबल बनाता है वो ब्राउजर बनाता है। तो ये HTML कोड को कन्वर्ट करता है और उस तरह दिखाता है जिस तरह यूजर स्क्रीन के ऊपर देखना चाहता है, देख रहा होता है। और असल में ब्राउजर का मकसद क्या होता है, डिस्प्ले करना वेबसाइट्स को। फिर चेक इफ ए वेबसाइट इज सिक्योर, ये भी ब्राउजर का फंक्शन है। रिक्वेस्ट वेब पेजेस फ्रॉम ए वेब सर्वर, ये जो रिक्वेस्ट पुट करते हो, URL सेंड करते हो। और स्क्रिप्ट्स को आप एक्टिव भी जो जावास्क्रिप्ट होता है, यहाँ आपका इसमें डिफरेंट आप वेब साइट के ऊपर भी कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं, कुछ PHP कोड होता है, या आपके ब्राउजर साइट पे जावास्क्रिप्ट होता है इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र के साथ। तो ये भी रन करने के लिए ब्राउज़र ही आपको एक फंक्शन के तौर पे यहाँ पे इसकी भी यूज़ है। और इसके अलावा ब्राउज़र आपको पता है जो आप रिसेंटली विजिट करते हो उसकी हिस्ट्री भी स्टोर करता है, जो आपकी फेवरेट वेबसाइट्स होती है जिस पे बार बार जाते हो उसको भी करता है, बुक मार्क के तौर पे भी उसको अपने पास रख लेता है लिंक्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये ब्राउज़र की फंक्शनैलिटीज़ में शामिल हैं। और जहाँ तक आपका इसमें जो बताया गया कि पार्ट बी का 1 पार्ट जो है, पर्पस ऑफ हैंडशेक लेयर क्या होता है। अब हैंडशेक लेयर इसमें याद रखिएगा, जब आप एज ए यूज़र वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट से साथ कनेक्ट होते हो तो आपकी ऑथेंटिकेशन होती है। आप एज ए यूज़र आपको अपनी ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, और वेब सर्वर जो होता है वो भी अपने आप को ऑथेंटिक करता है कि आप कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है, इसकी श्योरिटी आपको चाहिए। और वेब सर्वर को श्योरिटी क्या चाहिए कि आप एज ए यूज़र कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो ये आपका कैरीज आउट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है सर्वर एंड क्लाइंट के दरमियान में, और इसको हैंड शेकिंग बोलते हैं। और हैंडल्स एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कीज इसमें होती हैं। और इसके बाद जो पार्ट बी का सेकंड है, उसमें जो इम्पोर्टेंट लेयर होती है वो आपकी रिकॉर्ड लेयर होती है। पार्ट बी का 3 जो आपका प्रोटोकॉल है वो SSL है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और HTTPS। और जो स्मॉल फाइल बनती है, टेक्स्ट फाइल बनती है, उसे पार्ट सी का आंसर है कुकीज़। क्वेश्चन नंबर 20, एक और क्वेश्चन जी बड़ा इंपॉर्टेंट। यूआरएल में आपके पार्ट्स होते हैं 3। इसका क्वेश्चन बहुत दफा आता है पेपर में, आप रिसेंट फ्यू ईयर्स में देखोगे। तो इसमें इन पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ये आपका एक तो सिक्योर प्रोटोकॉल एस के साथ होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आपकी वेबसाइट को ब्रिंग करता है सर्वर से और आपकी तरफ ब्राउजर में लोड करता है, एक प्रोटोकॉल है। इसके अलावा सेकंड पार्ट होता है डोमेन का नाम, कंपनी का नाम, और उसकी जो सुफिक्स वैल्यू उसमें कंट्री कोड भी हो सकता है, ठीक है। और कमर्शियल वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो .com .org, और इस तरह आपके पास अगर वो सर्विसेज की साइट है .net, और इसी तरह आपकी अगर वो आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल साइट्स है तो कॉम, और साथ में इसके सुफिक्स में आपकी कंट्री कोड .uk .pk .sa वगैरह होता है। और लास्ट इसमें सेगमेंट आपका पेज का जो लैंडिंग पेज होता है उसका जो कोड होता है वो इस जो फर्स्ट पेज होता है इसका नाम होता है इंडेक्स पेज। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 के बारे में उसको आपको आइडेंटिफाई करने को कह रहा है कि पार्ट 1 को डिस्क्राइब करो, पार्ट 2 को डिस्क्राइब करो, पार्ट 3 को डिस्क्राइब करो। फिर व्हाट इज मेंट बाय IP, पार्ट बी।
तो इसके सिंपल से आंसर हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये 3 सेगमेंट्स को आप डिफाइन इस तरह करोगे कि जो एक्सेस करने का प्रोटोकॉल है सिक्योर है तो HTTPS होगा, और नॉर्मली वो HTTP होता है। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बोला था वो डोमेन होता है, जो रजिस्टर करवाते हो यूनिक होता है, ये कंपनी का नाम होता है। और थर्ड पार्ट जो आपको index.html है, ये फाइल होती है जिसमें आपका लैंडिंग पेज होता है। पार्ट बी IP एड्रेस। अच्छा, IP की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 और 6 में क्या फ़र्क है और ये होता क्या है? ये आपकी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन होती है। नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट पे मौजूद आपकी डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी होती है, आपका एड्रेस होता है, जैसा होम का एड्रेस होता है। ठीक है, आप फलां स्ट्रीट में, फलां मोहल्ले में, फलां सिटी में, फलां कंट्री से बिलोंग करते हो, तो ये आपके 4 सेगमेंट हो गए ना। जिस तरह इसमें भी इसी तरह आप 192.168.10.10, तो ये आपकी एक वैल्यू जो आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई करती है यूनिकली, ये लॉजिकल एड्रेस होता है। एक फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसे आप बोलते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक होता है लॉजिकल एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस याद रखिएगा, अगर आप एक एरिया में बैठे हैं IP कुछ होगा, दूसरी जगह अगर आप डिवाइस को लेके जाते हैं तो वहाँ पे IP कुछ होगा। ये लॉजिकल एड्रेस होता है। और एक फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस इज योर मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की वैल्यू आमतौर पर हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है और 48 बिट्स की होती है, और ये आपका पेयर्स होते हैं। ये मैक की वैल्यू भी आपके इसी चैप्टर का हिस्सा है। और दूसरी जो आपकी इंपॉर्टेंट डिवाइस की आइडेंटिटी होती है वो IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस एलोकेट कौन करता है? आपका ISP करता है। जब कभी आप घर पे या ऑफिस में कनेक्शन लगाते हैं तो आप डिफरेंट कंपनी से सर्विसेज लेते हो, ISP आपको एक IP दे देता है, और ये आपका कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ URL। URL यूज कर लो या IP यूज कर लो, जिस वेबसाइट के साथ कनेक्ट होना चाहो आप हो सकते हो। और IP वर्जन 4 में ये 32 बिट कोड होता है। आप इसकी डिटेल भी दे सकते हो। IP वर्जन 4 जो होता है, इसके 4 सेगमेंट्स होते हैं, जैसा 192.168.10.10, और ये एड्रेस डेसिमल फॉर्म में होता है, और इसकी टोटल नंबर ऑफ बिट्स 8.8.8.8, ये 32 बनते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 32 बिट। जहाँ तक IP वर्जन 6 है, ये लेट 90s में, क्योंकि ये रिक्वायर्ड था इंटरनेट पे कनेक्ट होने के लिए, एक IP की रिक्वायरमेंट थी, तो 90s के लेट 90s में इसकी नया वर्जन, नया मॉडल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 32 बिट होता है। IP वर्जन 6 जो होता है 128 बिट्स होती हैं, और इसमें आपके 16 16 16 16 बिट के 8 सेगमेंट्स होते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 128 बिट्स, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपका IP वर्जन 6 होता है, जबकि डेसिमल वर्जन फॉर्म में IP वर्जन 4 होता है। फिशिंग एंड फार्मिंग, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। सिमिलैरिटी बतानी है, 1 एंड 1 नहीं, आपने डिफरेंस बताना है। टूरिस्ट could encounter when using the internet, very simple, बार बार रेपिटेशन। और फिर ये फायरवॉल कैन ओनली बी सॉफ्टवेयर बेस्ड, नो, इनकरेक्ट, सॉफ्टवेयर एज वेल एज ये हार्डवेयर होता है। किस तरह आपको फायरवॉल हेल्प करता है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये जी इसकी डिटेल। सिमिलैरिटी बिटवीन फार्मिंग एंड फिशिंग इज बोथ आर डिजाइन टू स्टील पर्सनल डाटा। मकसद एक ही है, सिमिलैरिटी क्या है? दोनों का मकसद अटैक है, पर्सनल डाटा लेना, और ये पोज करते हैं जैसे ये रियल हैं, पर्सन और कंपनी, गो के ये फेक होती हैं। आपकी रीडायरेक्शन करता है और आपसे इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल आपसे स्टील कर लेता है, पर्सनल डाटा। डिफरेंस क्या है? फार्मिंग यूज करता है मेलिशियस कोड, जो कि आपकी हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल होता है। फिशिंग का जनरेट होता है थ्रू ईमेल्स, और ये आपको लिंक को फॉलो करवाता है, आपकी अटैचमेंट को क्लिक करने पे आपको रीडायरेक्ट कर देता है किसी फेक वेबसाइट की तरफ। और जो जो डेंजर आपके इसमें आपको यहाँ पे हैं थ्रेट्स हैं, वो वायरस एंड मैलवेयर की होती हैं, 10 का B पार्ट, और इनकरेक्ट मैंने आपको बता दिया। और फायरवॉल के हवाले से कैन हेल्प प्रिवेंट हैकिंग, मकसद इसका। मॉनिटरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, नंबर 2। रूल्स एंड क्राइटेरिया, इस पे आप ट्रैफिक के ऊपर, डाटा पैकेट्स के ऊपर लगा सकते हो। और ये चेक करता है वेदर ट्रैफिक नीड्स
और डिनाई कर देगा क्राइटेरिया रूल्स के, वो अगर वो फॉलो नहीं करेगा। रिजेक्ट कर देता है एनी ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट या डिफाइंड क्राइटेरिया। ये फायरवॉल के बारे में स्टूडेंट्स अच्छी तरह से याद रखिएगा। फायरवॉल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे पूछे क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं फायरवॉल की, हार्डवेयर हो या चाहे सॉफ्टवेयर हो, ये आपने 4-5 लिखी हुई हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। Data is valuable to a company. Explain what is meant by check digit and how it is used to detect errors. अब check digit आप किस तरह एरर को डिटेक्ट करने के लिए, आपको पता है जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स ट्रैवल होती हैं ओवर द इंटरनेट और वो फार साइड पे जब ड्रॉप होंगी तो उसका सीक्वेंस डिस्टर्ब अगर हो जाए, टैंपरिंग हो जाए, तो उसको चेक करने का कोई मेथड होना चाहिए। जैसे पैरिटी चेक है, चेक डिजिट है, इको है, ARQ है, ये आपके 4-5 एरर को डिटेक्ट करने के मेथड्स हैं। उसमें से चेक डिजिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। ये पूछ रहा है आपसे कंपनीज कैन बी रेंज सिक्योरिटी मेथड टू कीप द डाटा, ये बार बार आपका क्वेश्चन आ रहा है। इसमें नई चीज जो है वो चेक डिजिट है। तो चेक डिजिट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सिक्योरिटी मेथड 1-2, तो चेक डिजिट के बारे में एक्सप्लेनेशन ये है कि वैलिडेशन के लिए होता है। जब आप डाटा एंट्री करते हो तो चेक डिजिट जो आपका फाइनल डिजिट आमतौर पे होता है उसकी वैल्यू को चेक किया जाता है कि ये मीट कर रही है डेटाबेस के साथ। Data is calculated from data. Data is added to the digit is recalculated when data has been input. Digits are compared with database values. If digits are different, error is detected. If digit match, no error is detected. होता क्या है कि ये आपका 13 डिजिट आमतौर पे कोड होता है। जो 13 डिजिट है वो 12 डिजिट्स के डिफरेंट और फार्मूला के थ्रू उसको कैलकुलेट करके जनरेट किया जाता है और जब आप उसको डाटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है। जब आप उसको किसी डिवाइस के थ्रू स्कैन करते हो या उसको कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हो तो चेक डिजिट की वैल्यू को दोबारा से वो रिकैलकुलेट करता है और रिकैलकुलेट करने के बाद डाटाबेस के साथ कंपेयर करता है। डिजिट्स अगर मैच हो जाते हैं तो देयर इज नो एरर, अदरवाइज एरर डिटेक्शन। और ये एक वे होता है आपकी वैल्यूज को डाटाबेस के साथ कंपेयर करने के बाद वैलिडेट करता है। वैलिडेशन का मेथड है ये जी। वो 3 सिक्योरिटी मेथड्स हैं, अगेन एंड अगेन, फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एन्क्रिप्शन, फिजिकल सिक्योरिटी मेथड, एंटी स्पाईवेयर। ये आपको जी कुछ इसने क्वेश्चंस किए हैं और इसका आंसर आपसे वो मांग रहा है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी कॉपीड एंड शेयर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर। इसको हम किस टर्म के साथ इसको आप रिप्रेजेंट करते हो? इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्री सॉफ्टवेयर। इसी चैप्टर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जिसमें सॉफ्टवेयर की टाइप्स को डिस्कस किया गया था। जो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ हो, फ्रीली अवेलेबल हो और शेयर कर सकते हो ऑनर की परमिशन के बाद बगैर, उसको फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक और कैटेगरी है जी, with the type of software the owner still remains a copyright for the software but he gives away copies of it for free। फ्री सॉफ्टवेयर है, एक आपका फ्रीवेयर है, दोनों में फर्क है। फ्री सॉफ्टवेयर ऑनर अलाउ करता है कि आप उसकी परमिशन के बगैर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आगे स्प्रेड कर सकते हो। जबकि इसमें फ्रीवेयर में और फ्री सॉफ्टवेयर में, अब मैं बात कर रहा हूं फ्रीवेयर की। फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके कॉपीराइट जो है ऑनर के पास ही रहते हैं। वो आपको उसकी कॉपी अलाउ कर देता है कि आप इसे फ्री इस्तेमाल कर लो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको अलाउ नहीं करता। फिर जी दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑफन ए ट्रायल वर्जन होता है, शेयरवेयर इसे बोलते हैं। खास पीरियड के लिए होता है, मंथ के लिए, 15 डेज के लिए, और उसके बाद आपसे वो चार्ज करता है उसको पे करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, ऐसे बोलते हैं शेयरवेयर। एक खास पीरियड के लिए होता है, आप फीचर्स चेक करने के बाद, उसको टेस्ट करने के बाद आप फिर उसकी परचेजिंग के लिए जाते हो, इसे बोलते हैं शेयरवेयर। पर्सन कॉपीज, व्हेन ए पर्सन कॉपीज अनदर पर्सनस कंप्यूटर प्रोग्राम एंड ट्राइज टू क्लेम इट एज हिज ओन, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो और आप क्लेम करते हो ये मेरा है, हालांकि आपका नहीं है, किसी और पर्सन का है। तो इस काइंड ऑफ बिहेवियर को हम यहाँ पे बोलेंगे प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट होती है, ये है किसी का, यूज आप कर रहे हो। फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज ए लीगल प्रोटेक्शन दैट ए पर्सन कैन ऑब्टेन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हिज वर्क बीइंग स्टोलन। इसे बोलते हैं कॉपीराइट। A company discovered malware on its network. Explain two ways that the malware could have been introduced to the company's network. कैसे आता है जी? Hacker could have hacked the network और डाउनलोड कर दे malware। एक तो ये एक आपके पास वे होता है इसमें कि आपके नेटवर्क पे malware अटैक आ गया। फिर आप क्लिक करते हो कोई अटैचमेंट पे, कोई लिंक पे, कोई डाउनलोड फाइल पे ऊपर, ईमेल के अंदर या वेबसाइट के ऊपर, तो ये भी एक आपका काइंड ऑफ कोड मेलवेयर आपकी सिस्टम में आपकी कंसेंट के बगैर, आपकी नॉलेज के बगैर, यहाँ पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन्फेक्टेड ऑलरेडी है, पैकेज उसको आपने डाउनलोड किया, ट्रिगर किया, तो वो भी डाउनलोड हो जाएगा, एक सोर्स हो सकती है। और फिर आप यूएसबी के थ्रू जब आप लगाते हो तो उसमें अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो इंजेक्ट कर देगा, इंसर्ट कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा आपकी डिवाइस को। या आपने फायरवॉल को टर्न ऑफ किया हुआ है, ये भी आपके यहाँ एंटी मेलवेयर्स को आपने टर्न ऑफ किया, ये भी एक पॉसिबिलिटीज होती है कि मेलवेयर आपके सिस्टम को अटैक कर दे। डिस्क्राइब हाउ ईच सिक्योरिटी मेथड विल हेल्प प्रोटेक्ट स्टेफनी कंप्यूटर वायरस। सिक्योरिटी मेथड क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी? एंटीवायरस, आप वायरस की सूरत में, मेलवेयर की सूरत में आपके पास सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटी वायरसेस और एंटी मेलवेयर्स। स्कैन करता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? स्कैन करता है कंप्यूटर को। आप वीकली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो, यूएसबी कनेक्शन पे भी कर सकते हो, कोई डाउनलोड करते हो तब भी कर सकते हो। हैज ए रिकॉर्ड ऑफ नोन वायरसेस, इसके अंदर डेटाबेस होती है। याद रखिएगा, एंटीवायरस जब आप प्रॉपर परचेज करते हो, लाइसेंस वर्जन लेते हो, तो इसकी प्रॉपर एक डेटाबेस होती है। और टाइम के साथ साथ जब आपने परचेज करते हो किसी कंपनी से, तो वो आपके अपडेट भी करता रहता है आपके सिस्टम को, एंटीवायरस को। मकसद क्या होता है? आने वाले दिनों में जो वायरस इंट्रोड्यूस हों उनकी भी रिकॉर्डिंग डेटाबेस में हो, और जब कभी आपका वो वायरस कहीं पे उसको मिलता है तो उसको क्वारंटाइन कर दे या रिमूव कर दे। और जब कभी आप कोई डाउनलोड करते हो, कोई आप इसमें यूएसबी पे मेमोरी स्टिक लगाते हो, तो ये डिटेक्ट करने के बाद रिमूव कर देगा। इसके अलावा फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर का भी यूज़ है, जो कंप्यूटर की ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और ब्लॉक और अनब्लॉक करता है, क्राइट रूल्स एंड ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट के मुताबिक। हैकिंग जो सिक्योरिटी मेथड डिस्क्रिप्शन की ये है, फायरवॉल लगा दो, पासवर्ड लगा दो, बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस कर दो, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन कर दो, ये सारी। और स्पाईवेयर का जो आपका सिक्योरिटी मेथड क्या हो सकता है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है? एंटी स्पाईवेयर इज अ सोल्यूशन, एंटी मैलवेयर इज अ सोल्यूशन। और इसमें भी आप कीबोर्ड के थ्रू आप कभी भी कोई टाइपिंग ना करो, क्योंकि अगर की लॉगर है तो आपकी कीज हैक हो सकती हैं। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आप इसको कर सकते हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू कर सकते हो, फायरवॉल की इंप्लीमेंटेशन के थ्रू कर सकते हो। एक्सीडेंटल डिलीशन, डैमेजेस कैसे, उसको रोका कैसे जा सकता है, मेथड्स उसके, सिक्योरिटी। ये कब कब जनरेट होते हैं? ये पहले हमने कर लिया, दोबारा से रिपीट हो रहा है, जस्ट लीव इट। सिक्योरिटी मेजर्स क्या हो सकती हैं? कि आप अपने डाटा का बैकअप प्रॉपर रखो, ठीक है, प्रोटेक्शन लगाओ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव केसिंग ले लो, वेरिफिकेशन मेथड्स हों, ऑथेंटिकेट हों, फिर आप कनेक्ट हो सको अपनी डिवाइस के साथ, और अपनी बैकअप्स प्रॉपरली प्लान कर लो ताकि कभी लॉस्ट हो जाए तो रिकवर किया जा सके। ले जी, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्रोटोकॉल है, जिसे एक सिंपल आपका एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स है जो कि एसएसएल के नाम से मौजूद होता है। और इसका जो सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन इस प्रोटोकॉल के बारे में ये है, ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। मकसद क्या होता है? डाटा को इनक्रिप्ट करता है और सेंड करता है। और ये यूज़ क्या करता है? इसके काम के लिए प्रोसेस क्या होता है? डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स क्या होता है? ये एक फाइल होती है, एल्गोरिथम होता है, एक फार्मूला होता है जो आपके डाटे को प्लेन से साइफर बना देता है। और ये जब आप बिटवीन सर्वर एंड ब्राउज़र आप कम्युनिकेट करते हो तो ये प्रॉपर्ली वहाँ पे वर्क करता है। ये जी आपके पास 6 स्टेटमेंट हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आपको जिस तरह आपको कह रहा है उसके मुताबिक फायरवॉल की अगर आपके पास डिटेल मौजूद है तो ये इसको टिक करना बहुत आसान होता है। हार्डवेयर डिवाइस है ओनली, नो।
allow user to set rules for the network? Yes. Firewall automatically stop all malicious traffic? No. Firewall only examine traffic entry के network? No. Firewall interrupt all data that is transmitted around a network? No. Firewall can be used to block access to certain website, blacklist or whitelist? Yes. What is meant by ethic? कंप्यूटर एथिक क्या होता है? ये गाइडलाइंस होती हैं। जब कभी आप एज ए लेमैन भी आप अपनी लाइफ को जब गुजारते हो तो आपकी भी कुछ वो गाइडलाइंस होती हैं, जो कुछ आपके ऐसी जो रूल्स होते हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास होते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ एथिक्स होते हैं। ये असल में है क्या कंप्यूटर एथिक? ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, रूल्स लॉज दैट गवर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर, टेल पीपल हाउ टू बिहेव व्हेन यूजिंग कंप्यूटर, हेल्प्स कीप्स यूजर सेफ व्हेन यूजिंग कंप्यूटर। आर्ट गैलरी could be subject to plagiarism, आर्ट गैलरी could be copyright their work। ये सारी इससे कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। ये क्वेश्चंस हैं जी, कुछ क्वेश्चंस की रेपिटेशन है। तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगी कि आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करने में ईज फील करो। कुछ क्वेश्चंस हैं तो इनको आपने अच्छे तरीके से, ये कुकीज़ से रेलेवेंट आ गया जी क्वेश्चन एक और, कि कुकीज़ जो है वो can be used to store a customer credit card detail? Yes. Cookies can be used to track the item a customer has viewed on a website? Yes. यही तो इसका काम है। Cookies will corrupt the data on your customer computer? No. इसका ये डैमेज करने का कोई इशू नहीं होता। Cookies are downloaded on a customer's computer? Yes. वेब सर्वर जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो एक स्मॉल सी फाइल बना के यूजर के कंप्यूटर में स्टोर करता है। कुकीज़ कैन बी डिलीटेड फ्रॉम ए? यस, कर सकते हैं। इसकी आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप वहाँ पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसको ये भी कर सकते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, और वो एक आपके पास सिक्योरिटी कोई मेजर्स जो डिनायल ऑफ सर्विस को प्रिवेंट कर सकती है। ये एक सिंपल सा डिनायल ऑफ सर्विस होती क्या है? ये डिनाई करती है पीपल एक्सेस टू ए वेबसाइट। सो इतना को उसको अंडर अटैक कर दिया जाएगा कि एज ए यूज़र आप उस वेबसाइट से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। ये आमतौर पे जो उसकी राइवरीज होती हैं उस कंपनीज की, तो वहाँ पे एज सच इतनी मेल्स की वहाँ पे ट्रैफिक को जनरेट कर देता है कि उसको बिजी कर देता है। तो एक लेजिटिमेट यूज़र एज ए जिस तरह मैं और आप उसको फिर उसकी सर्विसेज नहीं मिलती। Large number of requests are sent all the same time. The server is unable to respond. The server fails timeout as a result. और इसका solution proxy server and firewall यही ट्रैफिक के पैटर्न को जनरेट करता है। अगर अटैक है तो उसे ब्लॉक कर दे। तो ये जी आज का सेशन, और ये आपके वो मेजर्स हैं जिसमें आपको ये कहा गया कि आपने डाटा जब ट्रैवल होता है, ठीक है, तो वो कौन कौन से आपके पास वेज होते हैं जो रिसीव्ड जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको एरर उसकी अगर आपको डिटेक्शन होती है तो एरर डिटेक्शन के मेथड, जिस तरह कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया बी पार्ट में, ख़ास तौर पे चेकसम, ARQ, इनको याद कर लीजिएगा। ये आपके पास एरर डिटेक्शन के मेथड्स होते हैं। जब आप ट्रांसमिट करते हो, बिट्स की स्ट्रीमिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जाती है, तो जो सोर्स से सेंड किया गया डाटा क्या रिसीवर साइड पे वही आपको स्ट्रीम ऑफ बिट्स मिल रही है कि नहीं मिल रही? चेकसम, सेंडर ने सेंड किया, कैलकुलेशन कैरिड आउट ऑन डाटा होती है, एक वैल्यू जनरेट कर दी जाती है और उसको रिकैलकुलेट करता है आफ्टर ट्रांसमिशन एंड कंपेयर द ओरिजिनल। ठीक है जी, फार साइड पे अगर दोनों मैच हो जाती हैं एवरीथिंग इज ओके। ARQ क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें जब आप रिक्वेस्ट इज सेंड विद डाटा टू एक्नॉलेज, ऑल डाटा इज रिसीव्ड। अगर एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट की सूरत में आपका डाटा जो है वो उस टाइम आउट के अंदर अंदर अगर आप रिसीवर साइड से आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई देन एवरीथिंग इज ओके। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो आप उसको रीसेंड करते हो। और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मिल गया लेकिन वो मैच नहीं हुआ। ठीक है, ऐसी सूरत में वो आपको दोबारा से सेंड करना, रीसेंड करने के लिए ऑटोमेटिकली। इसका नाम ही है ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट। ये जी आज का सेशन, और इस सेशन में अब ज़्यादातर आपको रेपिटेशन ही नज़र आ रही है। तो ये जी आज का सेशन, और इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट TLS और 3 डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ TLS।
ये एक और टॉपिक है। आमतौर पे ये प्रोटोकॉल के बारे में, टीएलएस के बारे में पूछ लिया जाता है एसएसएल के साथ। ये भी एक सिक्योरिटी आपका प्रोटोकॉल है जिससे एसएसएल होता है, और इसका मकसद भी इनक्रिप्ट करना डाटा ओवर द वेब, और इट इज़ अपलोडेड वर्जन ऑफ एसएसएल अपडेटेड। ये याद रखिएगा, एसएसएल इज ओल्डर वर्जन एज कंपेयर टू टीएलएस। टीएलएस इसका एडवांस वर्जन है और इसमें 2 लेयर्स होती हैं, और ये इसके बारे में भी क्वेश्चन ऊपर आया था, एक हैंडशेक जिसमें डिस्कस किया था, दूसरी इसका रिकॉर्ड लेयर होती है। 2 लेयर्स होती हैं। इतना भी लिख दोगे टीएलएस के बारे में, ये 4 लाइनें तो काफ़ी हैं। फिर ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी याद रखिएगा। जिनको इन टर्म्स के बारे में पता है उसको परफेक्टली इसकी ब्लैंक को फिल करना आता है। प्लेजरिज्म आपका फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर और एथिक्स। एंड देन अनदर क्वेश्चन ऑफ जस्ट फायरवॉल की टॉपिक है, इससे रेलेवेंट है, तो आपने टेक इसको इस हिसाब से आपने कर लेना है। जिसको फायरवॉल की अच्छी डिटेल पता है तो टेक ट्रू फॉल्स इसमें आप कर लीजिएगा। ये जी, इस सेशन का मकसद ये है कि आप चैप्टर नंबर 5 को आपको रिवाइज़ करवा दिया जाए। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर की ऑलमोस्ट आपको रिवीजन हो गई है, और ये आपके पास बड़ी टिपिकल सिक्योरिटी टर्म्स हैं, एन्क्रिप्शन, एसएसएल, फार्मिंग, फिशिंग, फायरवॉल, इसके साथ क्रॉस मैच करना है। आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए आपने क्रॉस मैच। एसएसएल, फायरवॉल, रेपिटेशन है अगेन। एचटीटीपीएस क्या होता है? एचटीटीपी होता है, एक एचटीटीपीएस होता है। ठीक है जी, ये इसकी डिटेल्स। एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। आमतौर पे अगर आपने डिजिटल सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं और आपका डाटा इनक्रिप्ट हो रहा है, तो वो आपका एसएसएल या टीएलएस के साथ हो रहा है, तो आपका प्रोटोकॉल इज एचटीटीपीएस। और हम मेक श्योर करते हैं कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। तो ये आमतौर पे आप अपनी जब वेबसाइट पे यहाँ पे जाते हो तो ये आपको एक लॉक नज़र आता है। ये लॉक आपको ये इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर आपका कनेक्शन इज सिक्योर। जब कभी आप इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट होगे तो आप इसमें कोई आपको जो है वो सिक्योरिटी इशू आप को फेस नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आपको अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और ये आपको ये इंडिकेट करता है कि ये वेबसाइट जहाँ पे विजिट किया जा रहा है ये सिक्योर वेबसाइट है। जिस तरह ये अमेजोन की वेबसाइट है, ये आपको जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आप शॉपिंग वेबसाइट है, और यहाँ पे आपको साइन इन करने के बाद आप जो जो प्रोडक्ट्स यहाँ से ऑर्डर करते हो शिपमेंट के लिए वक्त आपको अपनी क्रेडेंशियल वहाँ देने पड़ते हैं। आपको साइन इन करते हुए यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है। प्रोडक्ट्स के जब आप फाइनल उसको करते हो, ऑर्डर प्लेसमेंट करते हो, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इसको मेक श्योर करना पड़ता है यहाँ से। यहाँ पे आपकी कनेक्शन इज सिक्योर, इसके बारे में सर्टिफिकेट, आपका डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, ये आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा होता है। ये सिक्योरिटी हैश एल्गोरिदम होता है जिसके थ्रू आपके डेटा को जो आप ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन आप वहाँ पे फ्लोट करोगे उसको इनक्रिप्ट कर देता है। ये डिटेल्स हैं जिसकी कुछ। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जिसने इस वेबसाइट को ये प्रोवाइड किया, एक एल्गोरिदम, एक फार्मूला, और ये इसकी जी सर्टिफिकेट का वर्जन है, इशूअर है, सिग्नेचर हैं, जिस रीजन से ये जनरेट हुआ है, जिस कंट्री से ये बिलोंग करता है, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये उसका सारी डिटेल मौजूद है। ये सारी चीज़ें आपके पास। सब्जेक्ट क्या है जी, इसका मकसद क्या है जी, और किस लिए किसको दिया गया है, और ये एल्गोरिदम है, ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जो आपको ये पब्लिक की डिटेल काफ़ी 2048 बिट्स की है, इम्पॉसिबल टू डिक्रिप्ट इसका एल्गोरिदम जनरेट करना। तो ये सारी डिटेल है जी जो एसएसएल और टीएलएस के बारे में आपको यहाँ पे दी जाती है, और ये मेक श्योर होता है थ्रू दिस सिंबल, और ये आपको ये बताता है ये आपकी सिक्योर वेबसाइट है एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल के साथ। तो ये जी आज का एक सिंपल सा चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल मैंने शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको चैप्टर काफ़ी इजी लगा होगा। कुछ चीज़ें इसमें रिमेंबर करने वाली हैं, और जब तक आप इन टर्म्स के साथ, इनकी डेफिनेशन के साथ कनेक्ट नहीं होगे, आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश ये है कि आपने इन टर्म्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। कंप्यूटर एथिक्स के बारे में ये बार-बार ये देखो क्वेश्चंस आ रही हैं, तो इसका मतलब फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर के
दरमियान में डिफरेंस आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। ये बार-बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये अब आपको इंशाल्लाह ये वाला सेशन आपको हेल्प करेगा और आप एक अच्छा अटेम्प्ट पेपर 1 का अगर क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 तो हम कर पाएँगे। इंशाल्लाह अगला सेशन हमारा जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को भी इसी तरह हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों से शेयर किया है तो आप इसको रिवाइज़ करोगे और आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पेपर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।